आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। साथियों, जब भी समायोजन या ट्रांसफ़र की बात आती है तो सबसे पहले शिक्षकों के मन में ये संदेह आता है कि आखिर किसका होगा, किस तरीके से सीनियरिटी का डिसीजन होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हर समय शिक्षक बंधु उलझे रहते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ऐसे ही एक रूल फीफो, जिसके अंतर्गत जिसके थ्रू आपका जो समायोजन का लेटेस्ट चरण चल रहा है वो होना है। इसमें किस तरीके से आपकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी, किसको सरप्लस माना जाएगा, पूरा का पूरा हम इस बार विस्तार से बात करेंगे उदाहरणों के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का फीफो फार्मूला, कि जो सरप्लस शिक्षक हैं उनमें किस तरीके से फीफो फार्मूला लगेगा, क्या होता है फीफो रूल और कैसे तय होती है आपके स्कूल जनपद की सीनियरिटी। तो चलते हैं बात करते हैं सरप्लस शिक्षकों के तबादले का फीफो फार्मूला। फीफो का सबसे मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। जो पहले आया है क्या वही सबसे पहले जाएगा? चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के बेसिक शिक्षा विभागों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम का पालन किया जाता है। इसका मतलब विद्यालय के अंदर जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। सरल शब्दों में आपको बता देते हैं। अब आगे, इस नियम का मुख्य उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को संतुलित करना और स्कूलों में शिक्षकों की अधिकता को समाप्त करना है। आइए समझते हैं यह नियम स्कूल और जनपद स्तर की वरिष्ठता और समायोजन को कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले तो बात कर लेते हैं फीफो नियम क्या है और यह कैसे काम करता है। फीफो नियम, फीफो का पूरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सरप्लस प्रक्रिया में इसका मतलब है कि जो शिक्षक वर्तमान विद्यालय में सबसे पहले नियुक्ति या स्थानांतरित होकर आया था, यानी जिसकी उस स्कूल में सेवा अवधि सबसे लंबी है, अर्थात जो उस विद्यालय में सबसे सीनियर है, कैसे भी कह सकते हैं, उसे सबसे पहले सरप्लस माना जाएगा और उसी का तबादला दूसरे शिक्षक विहीन या कम शिक्षक वाले स्कूल में किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर लिखा है कि जो पहले विद्यालय में आया है, यहाँ पे आपकी पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रधानाध्यापक हैं या सहायक अध्यापक हैं। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसा होता है कि सहायक अध्यापक पहले से काम कर रहे हैं और प्रधानाध्यापक आपका स्थानांतरित या किसी भी तरह से बाद में आए होते हैं। यह कैसे काम करता है इसके एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन छात्र संख्या घटने के कारण विभागीय नियमों के अनुसार वहाँ पर 2 शिक्षकों की ही जरूरत है। ऐसे में एक अध्यापक सरप्लस हो जाएगा। तो शिक्षक ए जो है वो स्कूल में 2015 से कार्यरत है, शिक्षक भी आपका 2018 से कार्यरत है और शिक्षक सी स्कूल में 2021 से कार्यरत है। हम बात कर रहे हैं स्कूल की। जनपद स्तर की या ब्लॉक स्तर की कोई भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं। तो फीफो के अंतर्गत की जो कार्यवाही होगी उसमें चूँकि शिक्षक है सबसे पहले आया है, फर्स्ट इन आए थे, इसलिए स्कूल में सरप्लस होने पर उन्हें ही सबसे पहले बाहर किया जाएगा, फर्स्ट आउट। उनका स्थानांतरण किसी अन्य जरूरतमंद स्कूल में किया जाएगा। तो साथियों, जो पहले आया था वह यहाँ पर उदाहरण के साथ हमने आपको बताने समझाने की कोशिश की कि वही पहले जाएगा। यहाँ पर कोई जनपद स्तर या फिर किसी तरीके की कोई आपकी सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ विद्यालय की बात कर रहे हैं और फीफो रूल भी आपका विद्यालय की बात करता है। अब जनपद स्कूल स्तर पर वरिष्ठता का नियम क्या होता है, स्कूल लेवल सीनियरिटी, इस पर भी बात कर लेते हैं। स्कूल स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण पूरी तरह से शिक्षक द्वारा वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द करंट स्कूल, के आधार पर किया जाता है। जो पहले ज्वाइन करेगा वही विद्यालय के अंदर सीनियर होगा। उसमें आपका जिला लेवल की सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिले पर सीनियर होते हैं लेकिन विद्यालय के अंदर वो जूनियर होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस विद्यालय में लेट ज्वाइनिंग ली थी। इसका अर्थ यह है कि
किसी शिक्षक की कुल सेवा अवधि चाहे कितनी भी अधिक हो, स्कूल स्तर पर उसकी वरिष्ठता केवल इसी बात से तय होती है कि उसने मौजूदा स्कूल में कब ज्वाइन किया था। यही हमने आपको बताने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं मूल विद्यालय में कार्यभार की तिथि। दूसरा नियम है विद्यालय स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षक की कुल सेवा अवधि के बजाय केवल वर्तमान स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होता है। इसका तात्पर्य है कि किसी शिक्षक की कुल नौकरी चाहे कितनी लंबी हो, वरिष्ठता की गणना इसी बात से तय होगी कि उसने मौजूदा विद्यालय में किस दिन ज्वाइन किया था। ये दो आपके नियम हो गए वरिष्ठता के निर्धारण का। अब इसके बाद आता है अपवाद, विशेष स्थिति, क्योंकि ऐसी हमेशा होता है कि कोई भी नियम बना लो उसमें अपवाद होना ही होना है। यदि किसी विद्यालय में 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बिल्कुल समान हो तो यह एक विशेष परिस्थिति होती है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण के लिए शिक्षक की कुल सेवा अवधि जो आपकी टोटल सर्विस होती है को आधार माना जाता है। यदि कुल सेवा अवधि भी समान हो तो जन्म तिथि के अनुसार उम्र में बड़े शिक्षक को वरिष्ठ मान लिया जाता है। विशेष स्थिति के अंदर अगर कोई भी विद्यालय के अंदर 2 लोगों ने ज्वाइन एक साथ एक ही दिन किया है और सरप्लस आपको देना है तो फिर आप पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी सीनियरिटी चेक करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीनियर होगा उनकी सेवावधि होगी वो उनको ही कर दिया जाएगा। अगर उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेम है ज्वाइनिंग डेट या अवधि उनकी टोटल सर्विस लेंथ तो फिर डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं। इस तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सीनियर होगा वही फिर विद्यालय के अंदर सीनियर माना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों ने एक साथ ही विद्यालय में ज्वाइन किया है। जनपद स्तर की वरिष्ठता का निर्धारण, अभी हमने विद्यालय स्तर की किया, अब जनपद स्तर की वरिष्ठता का निर्धारण की बात कर देते हैं। जनपद स्तर, जब जनपद स्तर पर सरप्लस शिक्षकों की सूची और उसके समायोजन की प्रक्रिया तैयार होती है तो इसके नियम थोड़े व्यापक हो जाते हैं। पहला होता है पूलिंग। पूलिंग का मतलब होता है एकत्रीकरण या समूह बनाना। यहाँ पर हम पूलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जनपद के उन सभी विद्यालयों को चिन्हित किया जाता है जहाँ आरटीई एक्ट के तहत तय मानकों से अधिक शिक्षक तैनात हैं। उसके बाद चिन्हित स्कूलों में फी4 नियम लागू करके वहाँ से सबसे पुराने शिक्षक को सरप्लस घोषित किया जाता है। इस प्रकार बाहर किए गए सभी अतिरिक्त शिक्षकों को मिलाकर एक जनपद स्तरीय सरप्लस पूल तैयार किया जाता है। काउंसलिंग, और उसके बाद अगला नियम है काउंसलिंग और विकल्प। जनपद स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सरप्लस शिक्षकों के सामने उन सभी विद्यालयों की सूची पारदर्शी रूप से प्रदर्शित की जाती है जहां आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षकों की कमी है। इसके बाद शिक्षक अपनी नियम सुविधानुसार रिक्त पदों वाले स्कूलों का चयन कर सकते हैं। इस तरीके से इनको काउंसलिंग और विकल्प प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आता है मेरिट वरिष्ठता का क्रम। जब इन सरप्लस शिक्षकों को नया स्कूल चुनने का मौका दिया जाता है तब इनकी जनपद स्तर की कुल मौलिक नियुक्ति को देखा जाता है। अगर काउंसलिंग होगी तो आपका जनपद स्तर की जो मौलिक नियुक्ति होगी उसको काउंट किया जाएगा। अगर काउंसलिंग नहीं है तो फिर आपको विद्यालय स्तर पर ही सीनियरिटी काउंट की जाएगी। जो शिक्षक जिले में सबसे पुराना है उसे नया स्कूल चुनने का मौका पहले मिलता है। अब फीफो नियम के कुछ लाभ और जो नियम होता है तो उसके कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो पहले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पारदर्शिता, यह नियम पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग डेट के अकाट्य डेटा को ही एकमात्र आधार माना जाता है। डिजिटल डेटा पर आधारित होने के कारण इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, व्यक्तिगत प्रभाव या भाई जातिवाद की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है और सभी शिक्षकों को समान न्याय मिलता है। क्योंकि यहाँ विद्यालय के अंदर जो ज्वाइनिंग है उसके हिसाब से ही चलता है, तो वहाँ पर कोई हीला वाली नहीं होती, किसी भी तरीके की कोई समस्या खड़ी नहीं होती है और ये सभी शिक्षकों को समान रूप से न्याय प्रदान करता है क्योंकि यह सबसे पारदर्शी नियम होता है। विवादों में कमी होती है। इस नियम को से कौन जाएगा कौन रहेगा इसका गणित बिल्कुल साफ होता है। स्पष्ट डेटा आधारित होने के कारण शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति नहीं रहती। परिणामतः तबादलों और समायोजन को लेकर आपसी मतभेद और कानूनी विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं।
इसमें कुछ चुनौती है कि वरिष्ठ शिक्षकों में नाराजगी। कई बार जो शिक्षक सालों से एक ही स्कूल में मेहनत कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले हटना पड़ता है, जबकि नए आए शिक्षक उसी स्कूल में सुरक्षित रह जाते हैं। अब महत्वपूर्ण नीतिगत छूट होती हैं इसके अंदर, इसमें क्या छूट दी जाती हैं उन पर बात कर लेते हैं। फीफो रूल के अंतर्गत आमतौर पर सरप्लस और फीफो प्रक्रियाओं में कुछ श्रेणियों को विभाग द्वारा सहानुभूति के आधार पर छूट दी जाती है, जैसे दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाएं, असाध्य या गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक, महिला शिक्षक या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। ये जो नीति है महिला शिक्षक और छोटे बच्चों की नीति, यह राज्य स्तर पर निर्धारित करती है कि राज्यों ने तत्कालीन आदेश क्या निकाले हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग आदेश हो सकते हैं। सरप्लस शिक्षकों के लिए फीफो नियम सीधे तौर पर स्कूल में बिताए गए सबसे लंबे समय को आधार बनाता है। स्कूल स्तर पर जो सबसे पुराना है वो सरप्लस होगा, लेकिन जब नए स्कूल के आवंटन की बात आती है तब जिले की कुल सेवा के आधार पर उसे प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको फीफो नियम पूरी तरह समझ में आ गया होगा। रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।